हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अगर आप टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का ये मॉक टेस्ट रहेगा। तो स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः किस श्रेणी में रखेंगे। शारीरिक रूप से, यहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः किस श्रृंखला में रखेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे जो शरीर से अशक्त हैं, अक्षम बच्चे हैं। तो पहला है डिसलेक्सिया में रखेंगे, दूसरा है डिसग्राफिया में रखेंगे, तीसरा विकल्प है डिसकैल्कुलिया और चौथा विकल्प है डिसमोर्फिया। तो क्या पूछा गया, शारीरिक रूप से अक्षम। तो आप कहोगे यहाँ पर फोर विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि डिसमोर्फिया हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखोगे, बारीकी से देखोगे, तब आपके समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधी, यानी कि पढ़ने में जो बच्चे अक्षम होते हैं वो होते हैं डिसलेक्सिया में आ जाते हैं। डिसकैल्कुलिया की बात करें तो गणित में यानी कि गणित सीखने में जो बच्चे अक्षम होते हैं उनको डिसकैल्कुलिया में रखा जाता है, डिसकैल्कुलिया में। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प 2 राइट हो जाएगा कि डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने संबंधी विकार। क्या होता है, लिखने संबंधी विकार। जो बच्चे लिखने में अक्षम होते हैं उनको कहाँ रखेंगे, तो उनको रखेंगे डिसग्राफिया में। अब आप कहोगे शारीरिक रूप से यहाँ पर अक्षम पूछा गया, तो डिसग्राफिया का मतलब होता है कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, लिखने में उनको कठिनाई होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको कहाँ रखेंगे, डिसग्राफिया में। ये जरूरी नहीं है कि वो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर ये जरूरी है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि हो सकता है कि उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, उनका हाथ टूट गया हो, क्रैक हो गया हो, इसकी वजह से वो नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अच्छा, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम है, उनको लिखने में क्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो इनको हम डिसग्राफिया में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। समझ गए होंगे कि डिसग्राफिया का मतलब ये भी होता है कि अगर किसी बच्चे को लिखने में समस्या हो तो हो सकता है कि उसका हाथ यानी हैंड क्रैक हो गया होगा या फिर हाथ टूट गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बाल्यावस्था की अवधि है। बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को हम बाल्यावस्था में रखेंगे। तो पहला यहाँ विकल्प है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 6 से 12 वर्ष, तीसरा है जन्म से 3 वर्ष और चौथा है कि 12 से ऊपर। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि 6 से 12 वर्ष क्या माना गया, बाल्यावस्था। क्या माना गया, बाल्यावस्था। ठीक है, अगर 12 से ऊपर की बात करें, 12 से 18, तो हो जाएगा आपका किशोरावस्था। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर पूछा गया है कि अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो पहला है स्वानुभव। स्वानुभव का मतलब होता है स्वयं का अनुभव। दूसरा है स्वचिंतन, स्वयं का चिंतन, स्वयं द्वारा किया गया चिंतन। तीसरा है स्वक्रिया, यानी कि स्वयं की क्रिया, जिसे कहते हैं लर्निंग इज डूइंग, यानी करके सीखना। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सभी विकल्प क्या है, राइट है। तो अधिगम के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो पहला स्वानुभव राइट है कि स्वानुभव, स्वयं का अनुभव होना जरूरी है। दूसरा स्वयं का चिंता, अगर किसी कार्य को कर रहे हैं उस पर अमल नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे तो वो कार्य हमारा क्या होगा, सफल नहीं होगा। तीसरा स्वक्रिया, अगर हम उसको करके नहीं सीखेंगे तो उसको हम कर पाएंगे, अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं, स्वयं का अनुभव, स्वक्रिया, स्वयं का चिंतन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर राइट है। ठीक, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है
कि मनोविश्लेषणात्मक, यहाँ पर पूछा गया है मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम के जनक हैं। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम के जनक हैं, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया, जनक पूछा जाए या फिर शुरू किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है उन्हीं वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड। कौन है, सिगमंड फ्रायड। तो मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया, तो पहला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड के साथ चला जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा की जब भी बात की जाती है, मूल प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा में जब भी मूल प्रवृत्ति की बात की जाती है तो हम किसको लॉक करेंगे, सिम्पसन को, मैकडूगल को, मैस्लो को या फिर जेम्स को। तो यहाँ पर जब भी मूल प्रवृत्ति की बात की जाती है, मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, तो 14 मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति किसने बताया, 14, तो मैकडूगल ने बताया। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैकडूगल। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, मैकडूगल के साथ चला जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ऐसा किसने कहा है, कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ऐसा किसने कहा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कथन, एक आध दो कथन पूछ लिए जाते हैं कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा किसने कहा है। तो पहला गाल्टन ने कहा है, दूसरा टर्मन ने कहा है, तीसरा गैसल ने कहा, या फिर डॉक्टर माथुर ने कहा। तो जब भी बुद्धि की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि जब भी बुद्धि की बात की जाती है, बुद्धि से कौन कनेक्ट है, तो टर्मन जी है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, टर्मन। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है या फिर होता है, ऐसा टर्मन जी ने कहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शैशव काल की अवधि है। शैशव काल, अभी हमने क्या पढ़ा, बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था की अवधि पूछा जाए या फिर बाल्यावस्था का काल पूछा जाए। अवधि का मतलब ही काल होता है। ठीक है, अवधि का मतलब ही क्या होता है, काल होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि शैशव काल की अवधि कहाँ से कहाँ तक। तो पहला जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से ऊपर। तो जन्म से 6 वर्ष क्या होता है, शैशव काल। क्या होता है, शैशवावस्था जिसे कहते हैं। ठीक। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष क्या होता है, किशोरावस्था, और 18 से ऊपर क्या होता है, प्रौढ़ावस्था। ठीक, क्लियर हो गया होगा कि जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था और 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था और 18 से ऊपर जो होते हैं उसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शैशव काल पूछा गया, शैशवावस्था पूछी गई, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि जन्म से 6 वर्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी परिवर्तन है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हमें समाज को बदलना है तो हम क्या करेंगे। पहला धर्म को बदलेंगे, दूसरा शिक्षा को बदलेंगे, तीसरा सरकार को या फिर जाति को। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी परिवर्तन है शिक्षा। क्या है, शिक्षा। अगर समाज में सभी शिक्षित होंगे तो समाज का कार्यकारी परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि समाज के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की कौन सी संरचना है। ये तो हमें समझ गए होंगे कि पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, तो संज्ञानात्मक, क्योंकि यहाँ पर पियाजे किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक। यहाँ पूछा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की कौन सी संरचना है। तो ये तो पता चला कि पियाजे ने कोई संरचना दी है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी संरचना के बारे में बात की जा रही है। पहला स्कीमा, दूसरा प्रबलन, तीसरा अनुबंधन और चौथा अवलोकन। तो पियाजे का संज्ञानात्मक क्या है, सिद्धांत है। लेकिन जब भी संरचना की बात की जाए कि उन्होंने अपने सिद्धांत में कौन सी संरचना दी है, तो वहाँ पर आपका राइट विकल्प हो जाएगा स्कीमा। क्या हो जाएगा, स्कीमा, यानी कि पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि पियाजे स्कीमा से संबंधित है। पियाजे का स्कीमा क्या है, संरचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एनसीएफ 2005
किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। तो पहला एकीकृत शिक्षा प्रणाली को, दूसरा विशेष शिक्षा प्रणाली को, तीसरा समावेशी शिक्षा प्रणाली को, या फिर चौथा ऑप्शन है कि सभी। जब भी एनसीएफ 2005 की बात की जाती है कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो वहाँ पर कौन सी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, समावेशी। समावेशी का मतलब क्या होता है कि सभी बच्चे, सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करें। एकीकृत की बात की जाए तो एकीकृत में होता है कि जिसमें या तो सामान्य या तो विशिष्ट बच्चों की बात की जाए। विशेष में होता है विकलांगी बच्चे हो, दिव्यांग बच्चे हो। तो यहाँ पर समावेशी की जब बात की जाती है कि समावेशी में क्या होगा कि सभी बच्चे, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जब भी एनसीएफ 2005 की बात की जाती है तो वहाँ पर कौन सा आंसर ठीक होगा, समावेशी शिक्षा। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी या फिर लगती है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राष्ट्र हित में शिक्षा है, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।